हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस यार, आज की वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका थियरी पार्ट। एंड साथ में यहाँ पे मैंने पहले तो यहाँ पे 4 इजी वाले यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम्स, क्योंकि यही आपके पेपर में पूछा जाता है इस चैप्टर से ज़्यादा, ठीक है। 3 से 4 नंबर का यहाँ पे यही आएगा। एंड जो थियरी पार्ट होती है जो कि मतलब पेपर में आती है, इसके साथ अगर आना होगा तो आएगा, वरना वो अलग से आएगा, ठीक है। लाइक ओम्स लॉ पे ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन। फिर ये 2 क्वेश्चन है ये, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा मिल नहीं रहे थे प्रीवियस ईयर में, सारे प्रीवियस ईयर में ईजी क्वेश्चंस हैं, तो मैंने अपनी बुक से यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। जिसमें मतलब इन 6 क्वेश्चंस में आपके पूरा मतलब हर चीज़ कवर है। कितने भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी रजिस्टर में करंट वोल्टेज सब कुछ निकाल देंगे, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज जो भी तरह के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे हम सब कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा थियरी पार्ट, ठीक है। थियरी में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ओम्स लॉ से मिलेगा। फिर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ से भी मिल जाएगा। ग्राफ भी बहुत एक ही आपका एक ही ग्राफ है, तो उसमें क्या फिर आएगा, एक ही ग्राफ है। देन ये वाला एक डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाला। सिर्फ ये डायग्राम अच्छे से याद रखिए, और तो कुछ उसमें है नहीं। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको आपको देखना पड़ेगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देन एक ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इससे हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब ये लेंथ वगैरह चेंज करके एक इससे एक तरह के क्वेश्चन बनता है। तो लाइक ये वाला आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल ऑफ लेंथ दिस मच। देन आप उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, मतलब इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। देन आगे बढ़ता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आपका यहाँ सेल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल वगैरह पता चलेगा, ठीक है। देन ये आपका यहाँ से फिर यहाँ से ख़त्म है, उसके बाद फिर वही यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारी लाइक सीरीज पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन से करा दूंगा। देन इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट से होगा। एंड इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी समझ लीजिए, तभी आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी कि करंट वोल्टेज वगैरह मैं क्या बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन यहाँ पे फास्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा आज, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस पेज में तो वैसा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, सारे चार्जेस वगैरह है, तो ये सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मतलब भी होता तो हमारा स्टार्ट होता है वो यहाँ से चार्ज से, मतलब ये आगे जो वर्क डन वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, जो जिसको हम यहाँ पे V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक चीज़, वैसे ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी आपसे डेफिनेशन वगैरह कि आपका पोटेंशियल का डिफरेंस बताइए, या पोटेंशियल डिफरेंस का आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताइए, तो ये चीज़ पूछी नहीं जाती है। लेकिन क्योंकि पोटेंशियल वगैरह आपके सिलेबस में है, तो पोटेंशियल में सबसे पहले आप देख लीजिए, इसका आपको यहाँ पे ये वाला एक डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिएगा क्या। The electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, आप इन्फिनिटी से अगर एक पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है, ला रहे हैं, तो जो वर्क डन किए हैं वही यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से, अब सपोज यहाँ से यहाँ तक, ये इन्फिनिटी ही तो हुआ इतने छोटे पार्टिकल के लिए। तो सपोज और दूर हम इन्फिनिटी यहाँ कर लेते हैं, हम यहाँ पे इन्फिनिटी मानते हैं, एंड यहाँ तक हमें लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क यहाँ पे हम लोग करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क, वही जो है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब समझ लीजिए, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, ठीक है। बहुत सिंपल टर्म्स में जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही बता रहा हूँ, एंड जैसा बुक में होता है। तो अगर हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, यूनिट मतलब 1 होता है, ठीक है। एक चार्ज को हम जब ए से बी तक ले गए, तो उसमें जो हमारा वर्क डन यहाँ पे खर्च हुआ उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का पहले डेफिनेशन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक
चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, ये कुछ देख लीजिए कि जो चार्ज होता है वो कूलम उसका यूनिट होता है और वर्क डन तो आप जान रहे हैं जूल। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी। देन आगे जो पढ़ने वाली चीज़ है, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय वी। ठीक है, मतलब ये दोनों पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, VOLT वोल्ट। ठीक है, वोल्ट लिखेंगे तो आपको कैपिटल, मतलब आपको जब ये वोल्ट लिखेंगे तो ये जो V होता है इसको कैपिटल नहीं रखना है, छोटा रखना है, मतलब स्मॉल लेटर रखना है। और जब आप यहाँ पे सिंबल लिखेंगे तो आपको बड़ा यहाँ पे मतलब कैपिटल लेटर का V यूज़ करना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर जो होता है उसको हमेशा यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह बात कर चुके हैं। करंट आपको पता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है कितने टाइम में एक सर्किट में, उसी को हम यहाँ पे करंट कहते हैं। मतलब I इज इक्वल टू Q/T एंड Q इज इक्वल टू IT। ये वाला थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वगैरह में कभी कभी आ ही जाता है, वैसे हमेशा नहीं आएगा। देन आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता होना चाहिए, इसका SI यूनिट जो कि एम्पियर होता है। एम्पियर लिखेंगे तो छोटा a लिखिएगा एंड कैपिटल A से आप इसको डिनोट करेंगे, मतलब आप लिखेंगे 1 एम्पियर, देन ऐसे आप लिखेंगे 1A। ठीक है, देन कुछ यहाँ पे और इसके यूनिट्स हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है और मिली 10⁻³ होता है। इतना बस आप याद रखिए, वैसे ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है इसको आप एकदम एज इट इज़ याद रखिएगा, इसमें कोई वर्ड आप यहाँ पे मिस नहीं करिएगा, मतलब कुछ भी आपका यहाँ छूटना नहीं चाहिए। लाइक आपका प्रोवाइडेड भी यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए। हर वर्ड का इस लॉ में यहाँ पे मीनिंग होता है। जब एक लॉ इस तरीके से लिखा रहता है मतलब उस हर वर्ड का वहाँ पे मीनिंग है। तो सबसे पहले समझ लीजिए ओम्स लॉ है क्या। इसमें इन्होंने बताया कि जब भी आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है, कंडक्टर में, ठीक है, और यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों एंड्स पर देंगे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कब तक? जब तक यहाँ पे टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस जो हैं remains the same. The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Like temperature and other physical conditions like pressure वगैरह सब यहाँ पे कंडक्टर का सेम रहना चाहिए। ठीक है, देन ये आपका यहाँ पे कह रहा है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, देन यहाँ पे कांस्टेंट भी आ जाता है। लाइक आप ये जब रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी वाला तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम R कहे हैं। R यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वही हम लिखते हैं लाइक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। R यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो जाता है, वेयर R इज द कांस्टेंट of a conductor at a given temperature and it's called resistance. The resistance of a conductor is the property of a conductor due to which it resists the flow of electric charges or flow of the electric current. अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और भी चीज़ें हैं तो उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सिंपल सी बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा। करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका रेजिस्टेंस से। ठीक, इफ़ दी रेजिस्टेंस डबल, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो करंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे तो करंट और कम होते जाएगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कोई हाफ कर दे तो करंट यहाँ पे डबल हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए डायग्राम के थ्रू समझा दिया है, इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे समझ लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर उस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आपका यहाँ लेंथ होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर
और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर पे, फिर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लेंथ क्या है रेजिस्टेंस पर। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। क्योंकि जितना लंबा आपका यहाँ पे आपका कंडक्टर होगा, वायर होगा समझ लीजिए, उतना ज़्यादा यहाँ पे आपके पार्टिकल्स उसमें होंगे, एंड जितने ज़्यादा आपके रेजिस्टिव पार्टिकल्स वहाँ पे होंगे उतना ज़्यादा आप फ्लो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लाइक यहाँ पे देख लीजिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो ये चीज़ आपको समझा दिया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ये। जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और ये यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाया भी हुआ है। देन इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये और लेंथ ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लाइक अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कम होगा, लाइक ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लाइक वायर का डायमीटर समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वायर का अगर डायमीटर यहाँ पे कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर डायमीटर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पे वायर को मोटा कर देते हैं अगर उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। समझ में आ गया। देन यहाँ से हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आगे अगर बढ़ता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, इस पतले वायर में यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, हायर रेजिस्टेंस, एंड मोटे वायर में लोअर रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लाइक द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। ये तो हो गया कॉमन वाला, लेकिन कुछ अलग भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लाइक द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज चेंजेस स्लाइटली विथ अ राइज इन टेम्परेचर। लाइक यहाँ पे कुछ और एलॉयज हैं, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड विथ चेंज इन टेम्परेचर, लाइक नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, ठीक है। तो ये सब दो चीज़ आप एक दो याद रखिए। नाइक्रोम ज़्यादा पूछेगा क्योंकि ये चीज़ यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ज़्यादातर, लाइक हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह में। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन फिलामेंट बल्ब फॉल्स विद द राइज इन टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। फिर नाइक्रोम वगैरह जो होता है ये सब में हायर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई नाइक्रोम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटर्स, टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयंस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, समझ लीजिएगा, ये नाइक्रोम वगैरह आता है, हो सकता है MCQ वगैरह में आ जाए। फिर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस सबको पता है, ओम होता है, OHM, अच्छे समझिएगा। एंड ये ओमेगा साइन से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह में आपको यही मिलेगा, लाइक 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 3 ओम, ठीक है, यही सब मिलेगा। फिर आपको पता है रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है, तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप ये वाली लाइंस को पढ़ लिया करिएगा, इसका वैसे आप मीनिंग निकाल लेंगे अगर आपको ये वाला पता है कि क्या होता है। देन आपको यहाँ पे कंडक्टेंस पढ़ना पड़ेगा। लाइक एक चीज़ और होती है, एक तो गया रेजिस्टेंस, तो उसी का उल्टा कंडक्टेंस होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस, ठीक है। मतलब ये 1/R होता है, एंड इसका महो होता है, ठीक है, MHO। तो इसे हमने ऐसे याद किया था MHO करके, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये इसका यूनिट है, एंड ये पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बताइए रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे। दीज डेज it is usual practice to use Simon as the unit of conductance. It is denoted by S, ठीक है, Simon। तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये। देन हमें यहाँ पे एक और चीज़ पढ़नी है जो कि यहाँ पे सिलेबस में है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड वाला। तो जस्ट आपको इसमें क्या पढ़ना है, ये वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायग्राम आपको यही डायग्राम बनाने को आएगा। इसमें क्या वो लोग चेक करेंगे, जस्ट इसको इस तरीके से कर दिए हैं, एंड रेजिस्टेंस को बढ़ा करके घटा करके यहाँ पे चेक करेंगे कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर में कैसे रीडिंग आ रही है। ये वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका, जिसको हम कॉमन टर्म में वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं एमीटर के। अगर ऐसा होता है तो एक यहाँ पे सिंपल एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ,
आपका V इस साइड रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट आपका इस साइड रहेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे बना लेंगे अच्छे से ग्राफ, ठीक है, तो आपको ये ग्राफ क्या बता रहा है, लाइक रेजिस्टेंस आपका क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट था, ठीक है, इस तरीके से था। तो अगर आप यहाँ पे इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है, स्लोप, अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं मतलब डेल्टा V बाई डेल्टा I, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। VI ग्राफ का अगर आप निकालेंगे तो भाई आपका Y में क्या है, आपका यहाँ पे लाइक V2 माइनस V1 एंड आप करेंगे I2 माइनस I1, तो ये यही तो आएगा, ये वाला स्लोप आएगा। स्लोप से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आपका रेजिस्टेंस क्या है। एक और ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है, इस बुक में नहीं दिया है, एक होता है I और V ग्राफ, ठीक है, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल देता है, मतलब आपको कंडक्टेंस देगा। सपोज इसका कुछ ग्राफ बनता है तो ये आपका I2 माइनस I1 आएगा एंड V2 माइनस V1 आएगा। तो अब इसको आप क्या करेंगे, लाइक V इज इक्वल टू IR होता है ना। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि I को आप यहाँ रखिए, V को यहाँ रखिए, तो ये 1/R आएगा, इस तरीके से बनेगा। एंड ये अगर I और V इस तरीके से एंड ये 1/R आ रहा है, तो 1/R आपने पढ़ा था, तो वो आपका यहाँ पे कंडक्टेंस देता है, ठीक है, कंडक्टेंस, जिसका यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया भी था SI यूनिट वगैरह, MHO, ठीक है, MHO। मेरा पेन ख़त्म हो गया चलाते चलाते, तो ये MHO, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। एक होता है VI ग्राफ, कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, इसलिए मैं आपको टाइम लेके अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो VI देखिएगा, V आपका Y की तरफ है कि नहीं, ठीक है, अगर V और I है तो वो रेजिस्टेंस के लिए है, अगर I और V है तो वो आपका कंडक्टेंस देगा, तो उसको अच्छे से देखिएगा। एंड इसी VI ग्राफ में V वाला देखिए, पहले मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, इसी आपका VI ग्राफ में अगर आपसे 2-3 इस तरीके से दे देता है तो आपको सिंपल पता है, जिसका यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, ये आप स्लोप समझते हैं, स्लोप ढलान, ठीक है, स्लोप, जैसे इसका स्लोप और कम है, इसका स्लोप और कम है, तो जिसका लाइक इसका हम सपोज ABC, तो आपको पता है लाइन आपका जो C है उसका स्लोप सबसे कम है, तो मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी सबसे कम होगा। फिर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस B, सबसे ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस मतलब A वाली लाइन का होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओमिक एंड नॉन ओमिक में आप देख लीजिएगा, ओमिक वही होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, लाइक आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाले पे, एंड ये हमेशा ओरिजिन से निकलते हैं, लाइक आपकी वैल्यू ऑफ R इज कॉन्स्टेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V और I, एंड इसमें क्या है, R इज नॉट कॉन्स्टेंट, मतलब इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब देन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स सच एज सिल्वर एंड कॉपर आर ओमिक, फिर वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉन ओमिक। थोड़ा सा आप यहाँ पे सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, जिनका रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है एंड वेरी लो टेम्परेचर पे ही ऐसा हो सकता है। तो बहुत लो टेम्परेचर पे क्या देख लीजिएगा, क्या क्या चीज़ का यहाँ पे हो सकता है, लाइक ये वाली प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हैं सुपर कंडक्टर की, एंड ये कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको जस्ट आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जिसमें एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ऑब्जर्व that the resistance R of a conductor is directly proportional to its length L, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था, and is inversely proportional to area of cross section A, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब यहाँ पे बताने वाली चीज़ क्या है, स्पेसिफिक। देखिए स्पेसिफिक मतलब होता है किसी, मतलब एक मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उतने का अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो स्पेसिफिक। लाइक पिछले कुछ चैप्टर्स में, लाइक हीट वाले चैप्टर में आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा होगा एंड हीट कैपेसिटी, तो वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से, लाइक ये हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा था, एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड चेंजेस विद टेम्परेचर। तो इससे आप यहाँ समझ लीजिए सबसे पहले R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है कि लेंथ के वो डायरेक्टली है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली है, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो, वेयर रो इज द
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इससे हमें यहाँ पे अब हमें यहाँ पे रो को एक साइड कर लेना है एंड आर को इस साइड भेज देना है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये वाला एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। वैसे इसी से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर एंड मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि इसको कहते हैं स्पेसिफिक वाला पार्ट। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ये क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वगैरह, तो आप यही लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे आता है एग्जाम में व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला पार्ट आप लिखेंगे। थोड़ा सा डायग्राम भी बना दीजिएगा एंड ओम मीटर आप यहाँ पे लिखेंगे इसका एसआई यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इसको मैं भी अच्छे से पढ़ के गया था ये सारे पार्ट्स को। देन यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, अगर आप चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा बुक को एक बार। आपको बुक की रीडिंग तो एक बार करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप कहीं से भी एक बार पढ़ लीजिए, आपको बुक एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फैक्टर्स वगैरह एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। देन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए एसआई यूनिट एक आपको पता है, फिर आपको यहाँ पे रिलेशन पता है कैसे निकालना है। ठीक है, दोनों का। फिर आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। ये द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर। मतलब इसमें आप समझ रहे हैं क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, आपको लेंथ एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब ये सिर्फ यूनिट चीज़ के लिए है। जैसे आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक यूनिट मास के लिए था, आप समझ रहे हैं क्या चीज़, यूनिट मास के लिए था, एंड हीट कैपेसिटी टोटल मास के लिए था। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और एंड ये ईएमएफ एंड सर्किट में यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ सब इजी है। बस इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या चीज़ याद रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको याद रखना होगा ये वाला, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। जैसे सेल जो होता है उसके अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, लाइक उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी रेजिस्टेंस होगा, उनके आयंस होते हैं, फिर उसमें भी वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपका काम हो जाए एंड आपको सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स पता चल जाएं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड छोटे आर से डिनोट होता है। ये आपको सेल वगैरह की जो बैटरी होती है ना उसके ऊपर आपको छोटा आर इज इक्वल टू 0.4 ओम ऐसे करके मिल जाएगा। इस वाला देख लीजिएगा, एक तो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम यहाँ पे आपका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गया। देन आप यहाँ पे समझ लीजिए डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, अब इसके डायरेक्टली है, जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जितना कम डिस्टेंस उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी, हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन आपका टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हायर इज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे आपको सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके इन्वर्सली है एंड बाकी दो चीज़ के डायरेक्टली है। सबसे पहले ये जो 4 आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स में आए गए हैं। ठीक है, पिछले सालों में ये सारे क्वेश्चन आए हैं, लाइक ये 2023, फिर ऐसे 17, 13 वगैरह में तो काफ़ी टफ मतलब क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सारे मतलब इजी वाले कैटेगरी के हैं। टफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले रखा है, उसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये इजी से अपना यहाँ पे समझ लीजिए कि हमें छोटे क्वेश्चंस में मतलब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई, एंड आई यहाँ पे आपको बता दिया है कि करंट होता है। आई आप समझ लीजिए ये सब सर्किट्स में करंट ही होता है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए यहाँ पे ये सारे जो रजिस्टर्स हैं इसको आपको यहाँ पे सिंगल रजिस्टर में बदलना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो आपका ये सीरीज़ में है, मतलब ये 15 ओम, ये 15 ओम, ये आपका सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है मतलब हम यहाँ पे सिंपल आर सीरीज़, अरे मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लूँ यहाँ पर,
तो आर सीरीज़ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। तो ये आपका 15 प्लस 15 हो गया एंड ये हो गया 30, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 30 ओम आपका ये मिल कर के हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बना दूँ एक आपका रजिस्टर, तो ये आपका 30 ओम हो गया, ठीक है। अब 30 ओम और 30 ओम आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है पैरेलल हो गया, क्योंकि इन दोनों के जो रजिस्टर के वायर हैं वो एक ही यहाँ पे वायर से कनेक्ट हैं दोनों के, मतलब एक आपका इधर कनेक्ट है, एक आपका इधर पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, एंड ये पैरेलल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। पैरेलल का क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सिंपल वाला। अब इसको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 1/RP आपका जो आएगा वो आपका सिंपल 1/30 प्लस 1/30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल निकाल सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू, आप सिंपल ऊपर ऐसे करिए 30 प्लस 30, ठीक है, एंड नीचे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 इंटू 30 आपका आएगा 900, तो जो कि हो गया 60/900, 0 0 यहाँ गया, 15 6 90 होता है, तो मैंने ऐसे कर लिया है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/15, मतलब RP इज इक्वल टू 15, ठीक है। 15 ओम आपका यहाँ पे आ चुका है सिंपल तरीके से। आप यहाँ 2/30 भी कर सकते थे, जो कि यही आता, लेकिन मैं आपको एक तरीके से बताया ताकि आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह ये चीज़ कॉमन है, ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है ये पता चल गया 15 ओम यहाँ पे है, ठीक है। 15 ओम आपको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 ओम आपको यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड देन 3.5 वोल्ट तो इसका EMF हो गया, मतलब वही वोल्टेज हो गया। तो आप सिंपल यहाँ पे ये वाला रिलेशन लगाइए, E इज इक्वल टू IR, एंड R तो आपका यहाँ पे एक आपका 15 हो गया, एंड एक आपका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एंड E आपको वहाँ पे दिया हुआ है 3.4, E वही है, सिंपल आप यहाँ वोल्टेज ही समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे EMF है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम 3.4 रखते हैं एंड ये डिवाइड बाई आपका 17 हो जाएगा, एंड यहाँ पे I आ जाएगा, तो सिंपल I ये आपका 17 2 0.0, ठीक है। मतलब ये आपका I की वैल्यू 0.2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करंट पता चल चुका है, जो कि पहला पार्ट था, मतलब आपको कुछ मार्क्स यहाँ मिल गए। देन कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज ये होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू स्मॉल r, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस वाला R, ठीक है। तो वो ये आप टर्मिनल वोल्टेज जिसे हम कहते हैं, T के नीचे आप यहाँ पे V के नीचे T लगा दीजिएगा। तो आपको पता है कि ये जो है 3.4 है, माइनस हम करेंगे आपका यहाँ पे आ चुका है 0.2, तो 0.2 आपका करंट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इस तरीके से करेंगे। देन 3.4 माइनस आपका आ जाएगा 2 2 4.4, ठीक है। तो ये आप कर देंगे तो आपका यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ पे आंसर पहले वाले का ला दिया है। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपको देखिए कैसे डायग्राम दिया है। ये वायर आपकी जा रही है जिसमें आपका एक रेजिस्टेंस 2 ओम का जोड़ा है, देन यहाँ पे आपका पैरेलल कर दिया है 2 रेजिस्टेंस को, एक आपका 12 ओम का रेजिस्टर कर दिया है एंड एक 8 ओम का रेजिस्टर। देन अगेन सिंपल, मतलब 2 रेजिस्टर यहाँ पे पैरेलल में है एंड विथ कनेक्टेड टू 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब ये सारे रेजिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ये पैरेलल वाला निपटा देते हैं, तो उसके लिए 1/RP से निकालेंगे तो 1/12 प्लस 1/8 आएगा, जिसको हम कर सकते हैं 8 प्लस 12, तो नीचे आपका आ जाएगा 12 8 96, ठीक है। 12 9 108, 12 10 120, तो 96 है, एंड ऊपर आपका 12 या आपका 20/96 आ जाएगा, एंड ये 1/RP है, देखते रहिएगा। तो इसे हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो RP आपका यहाँ पे आ जाएगा 96 आपका 20, जो कि सिंपल दिख रहा है। 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 4 8 और फिर 2 8 16, आपका नीचे आया 16 आया, एंड 0 नीचे बचा है, मतलब एक आपका 10 बचा है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो सिंपल 4.8 आपका ओम आएगा। अब मैं आपको इतना डीप में क्यों ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ,
क्योंकि आपका यहीं पे मिस्टेक हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट मिल चुका है, इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। इक्विवेलेंट कितना मिला है हमें, इक्विवेलेंट मिला है 4.8 ओम। अब 4.8 ओम को 2 ओम से जोड़ देते हैं तो आपका टोटल आ जाएगा, मतलब पहले वाले का आंसर। तो पहले का आंसर आ गया आपका 6.8 ओम आ गया आंसर। इसको और इसको अब आपको ऐड कर देना, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हो चुके हैं। सीरीज़ का आपको फॉर्मूला पता है, R1 + R2, मतलब दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले समझ लीजिए, जितने भी आपके रजिस्टर सीरीज़ में होंगे उनमें आपका यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। एंड जितने पैरेलल होंगे, लाइक ये 12 ओम पैरेलल विथ 8 ओम है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों रजिस्टर में यहाँ पे आपका वोल्टेज सेम होगा। एंड एक चीज़ अगर हम यहाँ पे निकाल लें, जो कि वोल्टेज है एक साइड वाली, तो हम यहाँ पे I2 साइड का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। इधर का वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें करंट दिया है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, V = IR होता है, V निकालना है, I आपका 0.4 दिया है एंड आपका R 12 दिया है। तो अब तो ईजिली आ जाएगा, 12 4 आपका हो गया 48। एंड क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो आपको यहाँ पे जो बीच में पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब इतना वोल्ट आपका एक साइड पर है। अगर एक साइड पे इतना वोल्ट है, मतलब 4.8 वोल्ट है, तो मैंने आपको अभी बताया कि दूसरे साइड भी 4.8 वोल्ट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 4.8 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या पता चल गया, एक आपका रेजिस्टेंस एंड एक आपका वोल्टेज। एंड सिंपल अगर हम यहाँ पे भी V = IR लगा दें तो हमें I की वैल्यू पता चल जाएगी इस रजिस्टर के लिए। एंड वही तो हमें यहाँ पे निकालना है, करंट I2। तो फटाफट निकालते हैं, तो V/R हो जाएगा। अगर हमें I निकालना है तो V हमें कितना दिया है 4.8 एंड R की वैल्यू दी गई है हमें 8, ठीक है। तो इसको आप निकालेंगे तो 8 6 48 एंड यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट आपका लग जाएगा, मतलब I2 की वैल्यू आ गई आपकी 0.6 एम्पियर, ठीक है, समझ में आ गया। 0.6 एम्पियर यहाँ पे वैल्यू आ गई। एंड द करंट I, अब करंट I ये वाला है, ठीक है, ये करंट I आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। एक साइड तो आपको करंट मिला 0.6 एम्पियर एंड एक साइड आपको पता ही था 0.4, तो दोनों का ऐड कर लीजिए, 0.6 + 0.4, तो ये आई थिंक ये 1 एम्पियर के इक्वल होगा। ये मैं क्या लिख दिया, ये 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इतना सा देखिए कैलकुलेशन करना रहता है एंड तुरंत आपका आंसर आएगा। आपको इसी तरीके से पेपर में कैलकुलेशन करना है। अब गाइज हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं एंड इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या बता दिया है कि इस तरीके से हमें एक सर्किट डायग्राम दिया है, जिसमें सिंपल पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ पे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। आपको एक यहाँ पे एमीटर दे दिया है, ठीक है, जिसकी रीडिंग आपको पता है 0.8, मतलब सॉरी, इसमें देखिए क्या फंडा है, इस एमीटर की यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 ओम। यहाँ पे मैंने एमीटर लिख दिया वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। देन आपका ये जो सेल है इसमें एक साइड पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव, ये करंट इधर से आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड से आता है। देन 2 वोल्ट इसका EMF है एंड 1.2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखिए निकालना क्या है, रीडिंग ऑन द एमीटर। अच्छा, मतलब हमें सबसे पहले करंट निकालना है, सीधा ये करंट की वैल्यू को मांग रहा है। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज पता है, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल को सॉल्व करने के लिए सिंपल, तो 1/RP की वैल्यू, तो ये 1/4.5 + 1/9 आएगा। इसको हम यहाँ पे करते हैं तो 9 + 4.5 डिवाइडेड बाई, तो अब गाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 5 45, मतलब 5 आ गया, 4 कैरी हो गया, 9 4 36 और 4 आ गया 40, ठीक है। और ऊपर अगर करेंगे तो 9 4 13.5 आ गया, ठीक है। और नीचे आ गया 4 0.5। अब इसको आपको यहाँ कटिंग विटिंग करना पड़ेगा, तो पॉइंट तो दोनों साइड हटा देते हैं। अब 5 से इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो 5 2 10, 3 बचा 35, 5 7 35, 27 आया। फिर 5 से काटना पड़ेगा,
तो 5 8 ज़ा 40 जा रहा है और 5 1 ज़ा 5 जा रहा है। अब 81 आ गया। अब 27 7 3 ज़ा 21, 27 को अगर मैं 3 टाइम्स यहाँ पे काट दूँ तो ये 81 हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे ये टेबल नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये टेबल से नहीं पता चला, ये मल्टीप्लाई करते पता चल गया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे 3 से भी काटते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3। तो 1/RP आपको 1/3 मिल गया। तो RP मतलब यहाँ पे 3 ओम मिल गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कॉमन वाला आ गया वो 3 ओम असली वाला आ गया, ठीक है। मतलब करंट को असली में 3 ओम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देन अब सबको ऐड कर लीजिए। तो 3, ठीक है, 4, 4.2 और 0.8 5 आपका टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे हो गया 5 ओम, ठीक है। 5 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। तो V = IR अगर यहाँ पे मैं कर दूँ तो हमारा आंसर आ सकता है। V 2 है, I 5 है और I हमें निकालना है, R हमें पता है जो कि यहाँ पे 5 है। तो I की वैल्यू आ जाएगी 2/5। तो R की वैल्यू 2/5 आ गई। इसको आप काट सकते हैं अगेन, 5 0 तो 20 हो गया 4, 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज मतलब आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप VT बताइए, जो कि हम EMF - I × R करके निकालते थे। EMF 2 है, I आपका 0.4 आया है, मल्टीप्लाई बाई इंटरनल 1.2 है, 1.2 ओम है। तो इसे करेंगे तो आपका यहाँ पे सिंपल 12 4 ज़ा 48 आएगा। 2 यहाँ पे पॉइंट है, मतलब 2 के बाद आप यहाँ लगा दीजिएगा। तो 2 - 0.48 इसे करेंगे तो 0 यहाँ पे गया तो 2 बचा, फिर यहाँ पे गया, ठीक है, पे आपका 5 बच गया। देन अगेन यहाँ पॉइंट लगाएं, वहाँ बचा 1। तो 1.52 वोल्ट आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये भी वाला क्वेश्चन कर लिया। जो ये क्वेश्चन है इसमें डायग्राम में आप देखिए 6 वोल्ट आपको यहाँ दे दिया है, करंट इधर से आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। आपको यहाँ पे करंट भी दे दिया 0.5 एम्पियर, एक रजिस्टर और एक आपका अननोन है। तो ये तो बड़ा ईजी है यार, इसको हम तुरंत निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ R हमें निकालना है, तो V = IR से आ जाएगा। V आपका 6 है, करंट आपका 1/2 कर लेते हैं, 0.5 है ना, देन मल्टीप्लाई बाई R। तो अगर हम यहाँ पे 3 ही ले लें, और हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं यार, लेकिन क्या करूँगा मैं, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, सिंपल टोटल यहाँ पे हम यहाँ पे R निकाल लेते हैं, ठीक है। आप 3 + R भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये टोटल R ही निकाल लेता हूँ, ये वाला R नहीं, ये अलग R है, मतलब ये टोटल निकाल लेता हूँ इन दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में तो हम यहाँ सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे R आप 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा आपका R का वैल्यू। और अगर आप यहाँ पे जो है 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला R का वैल्यू आ जाएगा। टोटल 12 है, 12 में से 3 घटा दिया तो आपका 9 ओम ही तो बचेगा, मतलब ये वाले R की वैल्यू आपकी 9 ओम आ गई। सिंपल, समझ में आया कैसे किया हूँ। टोटल आप इन दोनों को अगर ऐड करते तो कुछ वैल्यू आती, जो आती है आपकी 12 ओम। अब ये निकालना है तो ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, जो कि 9 ओम यहाँ पे बचेगी। समझ में आ गया। देन कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू दी 3 ओम रजिस्टर इन 120 सेकेंड्स। तो ये तो बहुत आसान है, ये वाला आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, Q = I × T। ये बहुत इजी फार्मूला है, आपको यहाँ बता ही दिया, आपको फार्मूला भी गेस नहीं करना था। कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर इन 120 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे Q आपको निकालना है, ठीक है। I आपको बता दिया 0.5 एंड टाइम 120 सेकेंड्स, ठीक है, जो कि आपका सिंपल आएगा 12 5 ज़ा 60 एंड यहाँ पे 60 होगा, ठीक है, क्योंकि एक 0 से यहाँ पे आपका एक ये चला गया। अगर आप 10 करेंगे तो यहाँ से 10 ये 0 चला गया,
तो 160 कूलम आप लिखेंगे, कैपिटल सी लिख सकते हैं या तो छोटे सी के साथ कूलम आप लिख सकते हैं। तो 60 कूलम चार्ज यहाँ पे आएगा। फिर कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड, पावर का ये आप, अच्छा ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन नहीं किया है, ये आपका हाउस होल्ड सर्किट में मैं पढ़ा था लास्ट ईयर। एंड इसका एक फार्मूला होता है, लाइक पी के कुछ फार्मूलाज हैं, लाइक I²R है, आपको ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा होगा। I²RT जो आपका था वो एनर्जी का था। तो यहाँ पे P का भी कुछ फार्मूला है, तो P हम यहाँ से निकालते हैं। इसको जब आप पढ़ लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। I की वैल्यू 0.5 है, मतलब 1/2, एंड उसका स्क्वायर मतलब 1/4, एंड रजिस्टर आपका टोटल 12 है रेजिस्टेंस। तो इसको अगर आप करके, सॉरी 3 ओम रजिस्टर पूछ रहा है तो 3 रहेगा, तो 3/4 जो कि आपका यहाँ पे आएगा, जो कि मुझे पता है इसकी वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि 3/4 मैं बहुत ज़्यादा 11th में यूज़ किया हूँ, 11th में, और 3/4 याद हो गया। लेकिन आप कैसे करेंगे, 4 क्योंकि जाएगा नहीं तो आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 4 7 28 क्योंकि यहाँ 30 हो जाएगा, तो 0.75 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, वरना आप यहाँ डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं। तो पावर है तो कैपिटल में W लिख दीजिएगा वाट, या फिर आप सिंपल जो है स्मॉल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल में आप लिखेंगे तो आपको टोटल लिखना पड़ेगा WATT, ठीक है। कैपिटल में सिर्फ यहाँ पे आप W लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो अब गाइज इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे ये तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें देखिए पॉजिटिव साइड मैंने मार्क कर दिया, निगेटिव इधर मार्क कर दिया है। पॉजिटिव से यहाँ पे करंट निकल रहा है, मतलब इधर आएगा। देन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ B एंड C, B ये है C ये है, मतलब 1/RP आपको करना पड़ेगा। तो ये 1/2 + 1/3 आ रहा है। एंड इसको अगर आप करेंगे तो ये 3 + 2/6 जो कि 5/6 आ रहा है। तो RP आपका 6/5 हो जाएगा, मतलब 5 1 जा, देन पॉइंट लगाएं तो 1 बचा, तो 5 2 जा 10, 1.2। यहाँ पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1.2 आपने एक बना दिया एंड उसको आप सीरीज़ मान रहे हैं 4 के साथ, उसको आपको सीरीज़ मानना पड़ेगा। तो इसको हमने यहाँ पे सीरीज़ के थ्रू जोड़ दिया, तो 4 + 1.2 आपका 5.2 आ गया। देन कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस मतलब आपको 5.2 में यहाँ पे और कुछ जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपको रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, ये रहा इंटरनल वाला। तो इंटरनल भी जोड़ दीजिए, तो 5.2 + 0.8 जो कि आपका 6 ओम आ रहा है, ठीक है आंसर। अब आपको थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द करंट इन ईच ऑफ द 3 रजिस्टर ABC। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे टफ है। तो अब समझिए क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या क्या पता है, आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट यहाँ पे पता है। अगर हम यहाँ पे टोटल इंटरनल करंट, मतलब ये टोटल अगर हम करंट पता कर लें तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो टोटल करंट आप कैसे पता कर सकते हैं, आपको यहाँ पे वोल्टेज पता है, V = IR अगर हम लगा दें तो V अगर हमारा 6 है एंड I की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड टोटल यहाँ पे R की वैल्यू भी अगर यहाँ पे 6 है तो I की वैल्यू यहाँ पे 1 एम्पियर आ जा रही है, ठीक है। तब टोटल हमें यहाँ पे I पता चल गया ये कि 1 एम्पियर आपका टोटल सर्किट में यहाँ पे करंट है। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आया। अब सबसे पहले पूछ रहा है A में बताइए करंट यहाँ कितना आएगा, तो 1 एम्पियर ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ऐसे नीचे आते आते इसमें घुसेगा, मतलब आपका A वाले पार्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, A में आपका 1 एम्पियर करंट रहेगा। अब यहाँ पे आपका ये करंट आगे बढ़ेगा यहाँ से ऐसे, एंड ये पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपका जब भी यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। अब लेकिन हमें तो पता नहीं किधर कितना जाएगा, हो सकता है आपका 0.5 इधर जाए, 0.5 इधर जाए, या 0.6 इधर जाए, 0.4 इधर जाए, ऐसे करके कोई कॉम्बिनेशन में जाएगा, जो कि हमें पता करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, अब इस करंट को ये अलग अलग तो दिखेगा नहीं, इस करंट को यहाँ पे 1.2 ओम दिखेगा। अब एक चीज़ देख लीजिए, 1.2 ओम हमें पता है, हमें यहाँ पे करंट पता है, तो अब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों
साइड में होगा। तो चलिए उसको निकालते हैं सबसे पहले। ये भी एक आपका कंसेप्ट से आ रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल में वो सेम रहता है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, जो कि हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एंड इस करंट का यूज़ करके निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर की वैल्यू से आई यहाँ निकाल लेंगे एंड वही हमें निकालना है बी और सी में। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर लगाता हूँ। V और आई अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो आई हमारे पास कितना है 1 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर, ठीक है, आई यहाँ पे आ रहा है। एंड आर की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1.2 है, ठीक है। करंट आपका यहाँ पे 1 है इंटू 1.2 यहाँ पे आपका मतलब ओम यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। तो V की वैल्यू आपकी 1.2 वोल्ट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इस 1.2 वोल्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1.2 वोल्ट हमें पता चल गया, इधर भी होगा क्योंकि पैरेलल में चेंज नहीं होता है, एंड 1.2 वोल्ट इधर भी होगा। अब यहाँ पे हमें I निकालना है, तो B के लिए अगर यहाँ पे निकालना है, तो B के लिए अगर यहाँ पे निकालना है करंट, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करंट क्या होता है V/R होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। करंट यहाँ पे V/R, हाँ V/R होता है। V आपका 1.2 है, R 2 है, तो 2 6 12 0.6 एम्पियर आपका B आ गया, 0.6 एम्पियर। अभी मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। उसको अगर आप याद कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। और यहाँ पे 3 वाला देखे, ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, हो क्या रहा है। अभी शॉर्ट ट्रिक बता देता पहले, तो आप ये वाला कंसेप्ट नहीं समझना चाहते। देन B आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ C निकालना है। C के लिए भी हम यहाँ सिंपल कर देंगे, I इज इक्वल टू V/R। इसी तरीके से आप पेपर में करिएगा, जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा काम, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखने पे मत रहिएगा, बस फॉर्मूला लिखे। फॉर्मूला देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि ये वाला कहाँ से आ रहा है। I इज इक्वल टू V/R अगर आप लिख देते हैं तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये एक फार्मूला है, ठीक है। इसको आप लिखिए 1.2/3। अब यहाँ पे 3 4 जा और पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 0.4 एम्पियर यहाँ आ गया। तो C आपका 0.4 एम्पियर आ गया। सिंपल। ये वाला जो आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बार, ठीक है। ये आपका डायग्राम था ना, 4 ओम इधर था, फिर यहाँ पे जो ये क्रॉस होता है, ठीक है। सपोज़ ये आपका 2 में ही क्रॉस होगा, एंड 3 रजिस्टर से ज़्यादा आपका क्वेश्चन आता ही नहीं है। 3 रजिस्टर से ऊपर आपको इस समय क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सपोज़ ये था 2 ओम इधर था, 3 ओम इधर था, एंड आपको करंट यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ करंट और रजिस्टर का यहाँ पे वहाँ मतलब उस फार्मूला में है, वो भी एक फार्मूला ही है। सपोज़ आपको यहाँ पे ये सपोज़ मैं यहाँ पे इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2, ताकि आपको फार्मूला समझ में आ जाए। एंड यहाँ पे कुछ करंट गया होगा I1, इसको I2, वही अलग अलग अब मैं इसको वेरिएबल के टर्म्स में ले रहा हूँ। एंड ये आपका यहाँ पे टोटल करंट है। सपोज़ आपको I1 निकालना है, ठीक है, कि इधर वाले रजिस्टर में कितना गया, R1 में कितना आपका I गया। तो I1 के लिए यहाँ पे आपको R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। I2 अगर आपको निकालना है तो R1 प्लस R2 इंटू आप टोटल करंट। इससे आप 1-2 क्वेश्चन निकाल के देखिएगा कि अगर आपका सही हो रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो सही होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आपको मुझे सोल्यूशन जो है सिर्फ आप आंसर लिख दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। एंड जिसका भी सबसे पहले आएगा मैं चेक करूँगा, जिसका भी ये चीज़ सबसे पहले आता है उसको मैं जो है यहाँ पे पिन कर दूँगा ऊपर। ये आपका ड्रॉप इन पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल वही पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है 4 ओम रजिस्टर में। देन और बता दूं तो ड्रॉप इन पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल ऑफ दिस सेल, मतलब वो होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका VT वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, मतलब E माइनस ये I छोटा वाला R, एंड यहाँ पे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब आप कर लेंगे। तो ये मुझे आप करके बताइएगा, ठीक है, एंड इसका आंसर ज़रूर करिएगा। देन और सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैंने न्यूमेरिकल प्लस यहाँ पे थियोरी दोनों एक्सप्लेन कर दिया है।
एंड सब कुछ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।